हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी या संसदीय राजनीति पर। संसदीय राजनीति का सबसे पहले हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। संसदीय राजनीति से हमारा तात्पर्य बहुपक्षीय राजनीति की उन खुली वार्ताओं से या विचार विमर्श से है जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र या अन्य क्षेत्रीय संस्थाओं में चलती हैं। यहाँ इनके गुण दोषों पर खुला विचार होता है और अंतिम निर्णय मतदान द्वारा लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का स्वरूप बहुत कुछ राष्ट्रीय संसदों की भांति ही है। उसकी कार्रवाई और राष्ट्रीय संसद की कार्रवाई में बहुत कुछ समानता होती है। जैसे महासचिव का चुनाव है, उसका वार्षिक प्रतिवेदन, सामान्य प्रस्ताव का रखा जाना, उस पर वाद विवाद, विभिन्न अधिकारियों का चुनाव, ये सब चीज़ें ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे राज्य की संसद में होता है। इसलिए जो महासभा को विश्व की संसद के नाम से भी हम सब पुकारते हैं, जानते हैं। राजनीति को समझने के बाद हम इसकी प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे इसका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो सकेगा। संसदात्मक राजनीति बहुपक्षीय राजनीति होता है। वे विषय जिनका संबंध एक विशेष क्षेत्र के अनेक देशों से है या जिनकी प्रकृति सामान्य है, वे इसके विचारणीय प्रश्न होते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं मानवीय अधिकारों का क्रियान्वयन और रंग भेद नीति का विरोध। ये ऐसे विषय हैं जिनका संबंध सभी देशों से होता है। दो देशों का ऐसा विषय जिनका संबंध केवल उनकी सरकारों और जनता से है, संसदीय राजनीति से हल नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे बांग्लादेश में गंगा नदी के बंटवारे के जो विषय था उसको महासभा के सम्मुख रखा, लेकिन उसे द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल किया जाए, ये सामान्य विचार वहाँ व्यक्त किया गया। अर्थात क्योंकि ये दो देशों के बीच का मामला है तो इसको दोनों देशों की वार्ता द्वारा हल किया जाए। तो इस प्रकार जो संसदात्मक राजनीति है उसकी प्रकृति बहुपक्षीय होती है। दूसरी इसकी प्रकृति है कि ये राजनीति खुला राजनीति होता है। इसके प्रत्येक पहलू पर आम बहस होती है। इसके पक्ष और विपक्ष में विचार रखे जाते हैं। उनका विश्व भर में प्रकाशन होता है और विश्व भर की जो सरकारें हैं अपने प्रतिनिधियों को उस विषय पर उसकी क्या नीति है इससे अवगत कराती है और उसके निर्देश से ही वे प्रतिनिधि महासभा में उस विषय पर मतदान भी करते हैं। संसदीय राजनीति में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। महासभा में जो महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय 2/3 बहुमत से लिया जाता है। महासभा में जो प्रत्येक राष्ट्र है, चाहे वो छोटा है या चाहे बड़ा है, सबको एक ही मत प्राप्त है। इससे महाशक्तियों को जो छोटी बहुसंख्यक शक्तियां हैं अपने हितों की ओर उन्मुख कर सकने में सफल हुई है। संसदीय राजनीति का जो स्वरूप है वो अराजनीतिक है, क्योंकि संसदीय राजनीति बहुपक्षीय होता है और बहुपक्षीय होने के कारण इसके जो इकाइयां हैं वो संप्रभु राज्य होते हैं। तो इसके जो निर्णय हैं वो संप्रभु राज्यों के लिए बंधनकारी नहीं हो सकते। इसके निर्णय मात्र सिफारिशें होती हैं। संसदात्मक राजनीति केवल विश्व जनमत तैयार कर सकता है। कहते हैं कि महासभा में प्रतिनिधि बातें करते हैं, सुनते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श होता है, प्रस्ताव रखा जाता है, मतदान किया जाता है, ये सब कार्य होता है। लेकिन इसके द्वारा किसी संप्रभु सरकार को आदेशित नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति को जानने के बाद हम ये देखते हैं कि जो महासभा है वो किस तरह से राष्ट्रीय संसद के भांति ही कार्य करती है। इस महासभा और राष्ट्रीय संसद की कार्यवाही में क्या क्या समानताएं हैं। सबसे पहले इसमें समानता की बात करें तो वो है प्रक्रिया संबंधी समानता। जो प्रक्रिया राष्ट्रीय संसदों में अपनाई जाती है बिल्कुल वही प्रक्रिया महासभा में भी अपनाई जाती है। जिस प्रकार राष्ट्रीय संसदों में प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं और उसके बाद उसी प्रकार महासभा में प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं। जो सदस्य देश होते हैं वो महासभा के सचिव को प्रस्ताव की अपनी प्रति दे देते हैं। फिर वो जो प्रस्ताव होता है वो अधिवेशन की सूची में शामिल कर लिया जाता है। उस पर बहस का दिन निर्धारित कर दिया जाता है और उसके बाद उस दिन जो प्रस्तुतकर्ता देश होता है उस प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रखता है। उसके बाद विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है। जब सभी विचार दे चुके होते हैं, पक्ष या विपक्ष में सभी प्रकार के विचार आ चुके होते हैं, उसके बाद मतदान होता है और मतदान का जो क्रम है वो भी राष्ट्रीय संसदों के समान ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि राष्ट्रीय संसदों में निर्णय बहुमत से होते हैं
जबकि यहाँ निर्णय 2/3 बहुमत से किए जाते हैं। दूसरी समानता है बजट के संबंध में। राष्ट्रीय संसदों की भांति ही महासभा भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना या वार्षिक बजट स्वीकृत करती है। ये सदस्य देशों से प्राप्त किए जाने वाला जो अनुदान है उसकी तय करती है। इस बजट में कर का कोई प्रावधान नहीं होता, क्योंकि इसकी इकाइयां देश होते हैं, नागरिक नहीं। आगे है पदों का निर्वाचन। यहाँ जो पदों का निर्वाचन है वो भी राष्ट्रीय संसदों की भांति ही होता है। जैसे महासचिव का पद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों के पद के लिए और सुरक्षा परिषद के अस्थायी पद और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के लिए निर्वाचन का कार्य महासभा के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय संसदें अपने राष्ट्रीय पदों पर नियुक्ति करती है, उसी प्रकार महासभा भी इन पदों पर नियुक्ति करती है। इसके बाद महासभा और राष्ट्रीय संसदों में जो समानता है वो है प्रतिवेदनों पर विचार करना, क्योंकि जो महासभा है यूएनओ की व्यवस्थापिका की तरह ही काम करती है और जो इसके अन्य अंग है वो अपने कार्य का प्रतिवेदन महासभा को प्रस्तुत करते हैं और महासभा पर इस पर वाद विवाद होता है। तो यहाँ प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करने का कार्य होता है। यही राष्ट्र की जो संसद है वहाँ भी विचार विमर्श वाद विवाद का कार्य चलता है। उसके बाद जो अगली समानता है जिसकी हम बात करेंगे वो है महासचिव का पद। महासचिव का पद ठीक वैसा ही है जिस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में राजा का या राष्ट्रपति का होता है। इसके अलावा जो भी बहस यहाँ होती है महासभा में, उसका विश्व भर के समाचार पत्रों में प्रकाशन होता है। विश्व जनमत को प्रभावित करने के लिए अनेक देश अपना मत यहाँ रखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनेक विषयों में जो यूएनओ की महासभा है वो राष्ट्रीय संसदों से समानता रखती है। अब इसकी असमानता की बात करते हैं कि यूएनओ की महासभा और राष्ट्रीय संसदों की कार्यवाही में क्या अंतर है, क्या असमानताएं हैं। सबसे पहला जो अंतर है, प्रमुख अंतर है, वो है संगठन संबंधी अंतर। क्योंकि जो राष्ट्रीय संसद होती है, देश की जो संसद होती है, उनका संगठन राजनीतिक दलों के आधार पर होता है और इसके जो सदस्य होते हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव नागरिकों के द्वारा एक निश्चित काल के लिए किया जाता है। ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये दलीय अनुशासन में रहकर मतदान आदि में भाग लेते हैं, जबकि महासभा के जो सदस्य हैं, जो बैठने वाले व्यक्ति हैं या प्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वो राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि हैं। उन्हें राष्ट्रीय सरकार जब चाहे वापस बुला सकती है। वहाँ वे दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि अपनी सरकार के अभिकर्ता के रूप में मौजूद होते हैं। दूसरा अंतर है प्रक्रिया संबंधी अंतर। यूएनओ में कुछ शक्तियों को विशेष सम्मान प्राप्त है, जैसे 5 महाशक्तियाँ। सुरक्षा परिषद में ये 5 महाशक्तियाँ, इन सबको वीटो प्राप्त है। सुरक्षा परिषद एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी है। राजनीतिक प्रश्नों पर पहले सुरक्षा परिषद विचार करती है, बाद में महासभा। सुरक्षा परिषद में गतिरोध पैदा होने की स्थिति में महासभा के सामने वो प्रश्न हैं वो रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महासचिव का पद है, उसके लिए पहले सुरक्षा परिषद एक पैनल बनाती है और बाद में महासभा इस पैनल में से ही एक व्यक्ति को महासचिव नियुक्त कर सकती है। ऐसा राष्ट्रीय संसदों में नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय संसद वास्तव में संप्रभु होती हैं। वे राष्ट्र के लिए जो निर्णय करती हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो बंधनकारी होती है, बाध्यकारी होती है। कोई भी राष्ट्रीय संसद के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, उनका निर्णय ही कानून होता है। जबकि महासभा के निर्णय, यूएनओ की महासभा और राष्ट्रीय संसदों की कार्यवाही में तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि यूएनओ का जो राजनय है वो संसदीय राजनय का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब हम इसके कुछ गुणों और दोषों की चर्चा करेंगे। राजनय के प्रमुख जो गुण हैं वो निम्न हैं। राजनय विश्व जनमत को प्रभावित करता है, क्योंकि महासभा द्वारा जो एक शांति और विश्वास का जो वातावरण तैयार किया गया है, समस्याओं को वार्ता द्वारा सुलझाने के पक्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय जनमत का निर्माण किया गया है, उससे पूरे विश्व में शांति और समृद्धि के प्रति एक हद तक विश्वास पैदा हुआ है। तो संसदीय राजनय से
विश्व जनमत का निर्माण होता है, विश्व जनमत को प्रभावित किया जाता है और विश्व शांति की स्थापना होती है। ये एक ऐसा मंच हमें उपलब्ध करवाता है जहाँ बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी वार्ताओं द्वारा हल निकाल लिया जाता है। दूसरा गुण यही है, दूसरा लाभ इसका यही है कि यहाँ समस्याओं का शीघ्र हल हो जाता है, क्योंकि संसदीय राजनीति बहुपक्षीय होता है और बहुपक्षीय प्रयासों से समस्याओं के शीघ्र निर्णय में सहायता मिलती है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं अरब इजराइल युद्ध जो हुआ था। अरब इजराइल युद्ध को शांत करने में संसदीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके राजनीति के लाभों में अगला लाभ यदि हम गिनती करें तो वो है, इससे महासभा के राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि यूएनओ की महासभा को एक विशेष प्रकार की विश्व संसद का रूप है या दर्जा है वो दे दिया गया है और इसकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण 1979 में स्थापित यूरोपीय संसद भी है। तो संसदीय राजनीति के कारण महासभा का जो महत्व है वो निरंतर बढ़ रहा है। संसदीय राजनीति से अन्य राजनयिक पद्धतियों का जन्म हुआ है। इस राजनीति के विकास के कारण समान विचारधारा और समान हितों वाले जो देश हैं उनका आपस में संपर्क बढ़ा है और ट्रैवल डिप्लोमेसी का इससे विकास हुआ है। इसका उदाहरण हम ले तो वो है गुटनिरपेक्ष देश। गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले देश गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो करते रहते हैं और अपनी समस्याओं का हल इसके माध्यम से निकालते हैं। संसदीय राजनीति के लाभ के साथ साथ इसके कुछ अवगुण भी हैं, इसमें कुछ दोष भी हैं और अब इन दोषों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला दोष है कि इससे विश्व तनाव में वृद्धि हुई है, क्योंकि संसदीय राजनीति पर्दे के पीछे इसमें जो दाव पेच चलते हैं उससे राष्ट्रों के आपसी विश्वास को धक्का पहुंचता है और एक दूसरे के प्रति उनमें अविश्वास का माहौल पैदा होता है। संसदीय राजनीति को शीत युद्ध को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हम मान सकते हैं। दूसरा इसका दोष है, इसकी आलोचना कही जाती है कि संसदीय राजनीति वर्तमान में प्रचार राजनीति बन गया है। आजकल इसमें प्रचार का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि प्रत्येक गुट है वो अपने भाषण, मतदान आदि के द्वारा हमेशा अपने विरोधी को नीचा दिखाने और अपने हित का संवर्धन करने का प्रयत्न करता रहता है। इसके बाद जो वातावरण है वो दूषित हो गया है, विश्व का वातावरण दूषित हो गया है। कैसे? क्योंकि ये ऐसा राजनीति है जिसमें हमेशा विपक्षी को नीचे दिखाने का या अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। संसदीय राजनीतिक प्रक्रिया के जाल में फंसकर मूल समस्या या तो पीछे रह जाती है या अन्य स्वार्थ उभरकर सामने आ जाते हैं, जिससे विश्व का या जो एक शांति का जो वातावरण है वो दूषित होता है। संसदीय राजनीति गुटबाजी व क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। यदि महासभा में मतदान की प्रक्रिया को देखा जाए तो इससे हमें पता लगेगा कि मतदान निरपेक्ष न होकर सापेक्ष होता है। सापेक्ष से तात्पर्य ये है कि जो मतदान होता है वो गुटबंदी के आधार पर होता है, प्रत्येक गुट अपने गुट का समर्थन करता है। गुट निरपेक्ष राज्यों का एक तीसरा गुट बन जाता है, इसी से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही एक इसकी आलोचना की जाती है कि संसदीय राजनीति समस्याओं का समाधान निकालने में असफल रहा है और इससे भारी निराशा उत्पन्न होती है, क्योंकि संसदीय राजनीति खुला राजनीति है, अतः खुले राजनीति के सारे दोष इस राजनीति में आ जाते हैं। अनेक अवसरों पर समस्याओं को सुलझाने की बजाय जो समस्याएं हैं वो अधिक उलझा दी जाती हैं, जिससे विश्व के तनाव में वृद्धि होती है। जैसे गंगा के पानी के बंटवारे का प्रश्न बांग्लादेश द्वारा महासभा में ले जाया गया, लेकिन मामला और अधिक उलझ गया और वापस उसको द्विपक्षीय वार्ता पर ही लौटना पड़ा। एक इसका दोष ये है कि महासभा के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो गई है और मसलों का हल जो ढूंढने में अधिक समय लगता है, देरी होती है। संसदीय राजनीति ने यूएनओ की महासभा को एक राजनीतिक अखाड़े का रूप दे दिया है, जहां प्रत्येक राष्ट्र अपनी वैचारिक और राष्ट्रीय श्रेष्ठता के प्रदर्शन में लगा रहता है। ये सब दोष होते हुए भी हमें ये स्वीकार करना होगा कि संसदीय राजनीति ने सशस्त्र युद्धों के अवसरों को घटा दिया है और विश्व को अंतर्राष्ट्रीयता की ओर अग्रसर किया है। इस संसदीय राजनीति ने उग्र राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर कुछ न कुछ अंकुश अवश्य ही लगाए हैं। संसदीय राजनीति की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर है कि विश्व के देश उग्र राष्ट्रीय चेतना से निकलकर कितना ऊपर उठ पाते हैं, कितना इस बारे में सोच पाते हैं।